1.2 सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन अवधारणा। दरअसल कोई व्यवस्था हो, एक गठबंधन का निर्माण होता है। जैसा कि गोर और स्टब ने भी कहा है कि व्यवस्था तमाम साधनों के गठबंधन से चलती है और उसके द्वारा ही जो हासिल होता है, जो आगम, वही फिर उत्पाद का स्वरूप लेती है। और कोई भी संस्था हो, उसका एक लक्ष्य होता है और उसी लक्ष्य को पाने के लिए एक व्यवस्था बनती है। और वस्तु या सेवा के रूप में जो भी वो देता है, जो भी आगम होता है, तो वही फिर अपने लक्ष्य के मुताबिक वह एक उत्पाद का रूप ले लेती है, वह उत्पाद में तब्दील हो जाती है। और जैसे कि उदाहरण के रूप में आप समझ सकते हैं कि कोई संगठन है तो वहाँ पर आंतरिक रूप से आप वहाँ कर्मचारी को देखते हैं, या आर्थिक व्यवस्था होती है, बाजार व्यवस्था होती है, कई एक क्षेत्र हो सकते हैं यहाँ पर। और सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की बात करें तो यहाँ पर कोई संस्था या कार्य विशेष के तहत कोई छोटे छोटे संगठन हैं तो उनके बीच कार्य विशेष के बीच बातचीत और व्यवहार में सामंजस्य बैठाना होता है। जैसे कि बाजार में छोटी छोटी इकाइयों का एक रूप होता है, वही बड़ा बनता है और सभी छोटी छोटी इकाइयों के अपने एक लक्ष्य होते हैं। कोई कंपनी, कोई उद्योग जिस भी वस्तु का सृजन करती है तो वो आप देखते हैं कि बाजार में किस तरह वह भिन्न भिन्न स्थलों पर जाता है और वहाँ से वह पब्लिक के पास जाता है। तो हर किसी का अपना एक लक्ष्य हो जाता है। छोटा दुकानदार का छोटा लक्ष्य होगा, बड़ा का फिर बड़ा लक्ष्य हो जाता है और वह फिर सब मिला के एक बाजार का निर्माण करता है। और यही मानव संसाधन, वित्तीय संसाधन और वस्तु की सहायता से बाजार तकनीक काम करती है। मानव का संसाधन होना वहाँ पर जरूरी है, मानवीय संसाधन का और वित्तीय संसाधन का भी होना जरूरी है। और यहाँ पर यदि हम सार्वजनिक प्रबंधन प्रणाली की बात करें तो यह एक विशेष व्यापक रूप से एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ नियम कानून की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ती है और सार्वजनिक उपक्रम के आधार पर यह कार्य करता है। जरूरी नहीं कि सार्वजनिक प्रबंधन के काम करने का तरीका हर जगह एक ही होगा, यह क्षेत्र के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकता है। निजी क्षेत्र के आधार पर अलग होगा और सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का काम अलग रूप में भी दिख सकता है। और जैसा कि हम लोग देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन जब से आया 1991 से, विशेषकर 90 के दशक के बाद, तो इन्होंने सार्वजनिक प्रणाली पर भी प्रभाव डाला और कई एक बातें हुई इसमें, जैसे कि नवउदारवादी विचार का बोलबाला हुआ, लोकचयन के दृष्टिकोण के प्रभाव से राज्य की भूमिका कम हुई और नीति एवं कार्यान्वयन के बीच विभाजन हमें दिखने लगा। व्यावसायिक प्रशासन का महत्व ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखता है और व्यापार हो या लोक प्रशासन, सार्वजनिक प्रबंधन पुराने ढर्रे पर हमेशा नहीं चल सकता और सरकारी, निजी या सार्वजनिक उपक्रम की भिन्नता पर कोई ध्यान पहले उसे नहीं दिया जाता था। लेकिन सार्वजनिक प्रबंधन सुधार को हम व्यावसायिक प्रबंधन से प्रभावित भी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ कंपनियों के प्रबंधक को निर्णय लेने के संदर्भ में स्वायत्तता होती है। और अगर हम लोक प्रशासन और व्यापार प्रशासन के बीच के अंतर को देखें तो हम यह देखते हैं कि दोनों की प्रकृति भिन्न भिन्न होती है, दोनों की भिन्नताएं अलग अलग आधार पर निर्भर करती है। जैसे कि कोई व्यापारिक संस्था है, उसका मालिक एक है, वह लाभ के लिए काम करता है, वह मुनाफा देखता है और लोगों के हितों से उसे उतना मतलब नहीं है। लेकिन सार्वजनिक संस्थाओं में किसी एक की वर्चस्व नहीं रहता, यहाँ पर सबों की हिस्सेदारी होती है और यह सबों के हित में, सबों के लाभ के लिए काम करता है। और वहीं निजी कंपनियां बाजार के रूप में, बाजार जो डिमांड करती है उसके मुताबिक काम करती है और वह लाभ या हानि अर्थशास्त्र का यहाँ पर उदाहरण हम दे सकते हैं, अर्थशास्त्र के मुताबिक, उसके सिद्धांत के मुताबिक काम करता है। लेकिन सार्वजनिक प्रबंधन में वहाँ पर राजनीति दिखती है,
राजनीति के आधार पर, लोकतंत्र की राजनीति के आधार पर यह काम करता है। ऐसा इसलिए कि अगर लोकतांत्रिक राज्य में सार्वजनिक संस्थाएं लोकतंत्र की राजनीति के अनुरूप काम नहीं करेगी, उसके अनुरूप फैसले नहीं लेगी, तो अगले चुनाव में उसका असर पड़ने का डर रहता है उन्हें। और लोकहित को वरीयता दी जाती है और कोई भी कानून यहाँ पर राजनीति विज्ञान के नज़रिए से सार्वजनिक कानून के अनुसार बनाए जाते हैं, जो कि व्यावसायिक प्रबंधन की दुनिया में नहीं होता है। हम यह देखते हैं कि लोक प्रशासन लोगों की ज़रूरत को ध्यान में रखता है, उसकी पसंद, समानता, संसाधन आदि पर उसके अनुरूप यह काम करता है, उसके एक तरह से प्रतिनिधि के रूप में काम करता है। वहीं अगर हम नौकरशाही की बात करें तो वहाँ पे एक पद सोपान का सिस्टम काम करता है, नियम कानून के अनुसार। ज़्यादा भरोसा हालांकि जब कर लिया जाता है तो इस पर कभी कभी सवाल भी उत्पन्न किए जाते हैं, और ऐसे कुछ घटनाएं भी घटी जिससे कि सरकारी तंत्र पर लोगों ने सवाल उठाया, विशेष करके सोवियत संघ का विघटन, सुई से लेकर कार तक सब चीज सोवियत संघ में निर्माण होता था, और सब कुछ, सब उद्योग, कल कारखाने, सब पर निजी स्वामित्व नहीं थी, सब पर सरकार का एक अधिकार था। लेकिन कालांतर में वह फिर ढह गई। वहीं अमेरिका जैसी पूंजीवादी व्यवस्था उदारीकरण के कारण ऐसा ढाने का कोई काम नहीं हो सका, लेकिन सोवियत संघ ढह गया। और इसके साथ यदि हम देखें तो लोगों पर टैक्स दिनों दिन बढ़ रहा है, खर्च सरकार का बढ़ रहा है, राज्य की जो नौकरशाही तंत्र है उसकी कार्यशैली पर लोग असंतोष कर रहे हैं, उस पर वो विश्वास प्रकट करने लगे हैं। तो इन सब के कारण, वैश्वीकरण के प्रभाव के कारण सार्वजनिक प्रणाली में प्रबंधन, लक्ष्य और कार्यशैली को महत्व दिया जाने लगा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर सार्थक परिणाम नहीं आएंगे, और यही कारण रहा कि लोक प्रशासन में भी परिवर्तन लाने की कोशिश की गई, एक उदार चेंज लाने की कोशिश की गई, और इसकी प्रकृति में बदलाव लाने की कोशिश की गई। और इसे हम इस रूप में भी देख सकते हैं, कह सकते हैं कि आप देखते हैं कि इसके लिए जो उपाय अपनाए गए, निजीकरण की बातें की गई और बाजार पर आधारित गतिविधियों को व्यवस्थित किया गया, उसको केंद्रित किया गया, उस पर ध्यान दिया जाने लगा, और विकेंद्रीकरण की व्यवस्था अपनाई गई, और नौकरशाही के अधिकार को कम करने की बात कही गई। यहाँ तक कि सरकार के भी हस्तक्षेप को कम करने की बात कही गई। हालांकि इन सभी बातों से लगता है कि हमारी सार्वजनिक प्रणाली कहीं न कहीं प्रतियोगितात्मक बनने की ओर अग्रसर है, और सरकारी व्यवस्था में अब सिर्फ परंपरागत तकनीक ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जो तकनीकें प्रयोग में लाई जाती उसे अपनाने का प्रयास किया जा रहा है। सार्वजनिक संस्थाएं भी अब निजी प्रबंधन की तर्ज पर चलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और हालांकि ये भी बात होती है कि आपको ऐसे इतिहास में ऐसे उदाहरण देखने को नहीं मिलते हैं कि नौकरशाही ने अपने देश की माहौल की चुनौतियों का प्रभावी तरीके से सामना किया हो और वे कार्य के समय से पिछड़ गए हैं। वे कहीं न कहीं बेहतर प्रबंधन कर ही लेते हैं, समयानुरूप चल ही लेते हैं, और आज यही चीज़ नव लोक प्रबंधन के रूप में वे अपना रहे हैं। लोक प्रशासन का स्वरूप हम देखते हैं कि पारंपरिक तौर पर वैज्ञानिक बनाने की ओर उन्मुख था। आप टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन को देखें या मैक्स वेबर के नौकरशाही को मॉडल को देखें, वहाँ पर क्या था, कार्यों का विभाजन दिखता था, विशेषज्ञता की बात हुई, नियम उन्मुखता की बात होती थी, वैयक्तिकता की बात होती थी, तार्किकता की बात होती थी, निष्पक्षता की बात होती थी, लोक सेवा में गोपनीयता की बात होती थी। और ये सारे मॉडल प्रशासनिक व्यवस्था के आंतरिकता पर ही कहीं न कहीं बल डालते हैं, और उनका जो बाहरी स्वरूप है उसकी वे उपेक्षा कर देते हैं, और बिना
लचीला जो मॉडल होता है वह सामाजिक परिवर्तन में बाधा डालते हैं। जबकि आज लोक प्रशासन का बेहतर विकल्प आपको देख सकते हैं आप। और विल्सन कि जो लोक प्रशासन का जनक कहलाते हैं, विल्सन राजनीति और प्रशासन का अलग अलग करने पर बल दिए थे। नौकरशाही और प्रभावी समूह के बीच जो संबंध होते हैं वे नागरिक को प्रशासन और राज्य में प्रशासनिक मशीनरी के आर्थिक भार में शामिल करते दिखते हैं। वर्तमान संदर्भ में ये मॉडल कितने प्रभावी हैं रह गए हैं, तो इसी संदर्भ में एक विकल्प के रूप में एक बेहतर मॉडल की तलाश शुरू की गई और इसका परिणाम हुआ कि सार्वजनिक प्रणाली के प्रबंधन में चेंजिंग लाई गई। और इन्हीं परिवर्तन के स्वरूप सार्वजनिक संगठन में हम देखते हैं कि अहम भूमिका अदा की गई सार्वजनिक प्रणाली के व्यापार को, उसके क्रियाकलाप को बाजारोन्मुखी बनाया गया। और यही बाजारोन्मुखी स्वरूप प्रशासनिक व्यवस्था को नव लोक प्रबंधन कहा गया। नव दक्षिणपंथी की बात करें तो इसकी अवधारणा 1970 के दशक से आती है और यह प्रसंग है 1970 का शिकागो विश्वविद्यालय से, जब वहाँ वित्तीय कार्य से जुड़े एक समूह द्वारा एक अध्ययन किया गया और एक विचारधारा प्रस्तुत किया गया। उसी को नव दक्षिणपंथी विचारधारा कहा जाता है। यहाँ द न्यू राइट स्कूल ऑफ थॉट, द न्यू राइट स्कूल ऑफ थॉट यानी नव दक्षिणपंथी विचारधारा का मूल बातों को देखें तो यह इस बात को मानती है कि सरकार अर्थव्यवस्था में किसी तरह की दखल अंदाजी को नहीं करे। अर्थव्यवस्था में सरकार दखल नहीं दे, वहाँ पर बाजार को खुला छोड़ दे, सरकार का उस पर हस्तक्षेप नहीं रहे, पूर्णतः वो हस्तक्षेप की बात हो। क्योंकि ऐसा इसीलिए कि सरकार यदि बाजार में हस्तक्षेप करती है तो बाजार में एकाधिकार हो जाता है। किसका? तो सरकार का, क्योंकि इसके पास शक्ति है, तंत्र है, पूंजी है, जन है, तो स्वाभाविक रूप से बाजार में सरकार का एकाधिकार हो जाता है। नतीजा उल्टा होता है, बजट बढ़ता है और उद्यमशीलता पर कहीं ना कहीं दबाव पड़ता है और जो लोगों की पसंद की चीज़ें होती है उसे सीमित कर दी जाती है। जो सेवा नहीं मिलनी चाहिए, वो वंचित सेवा होती है, उसको बढ़ावा देने की संभावना हो जाती है, फिजूल खर्ची को बढ़ावा मिलता है। इस तरह की बातें नव दक्षिणपंथी करते हैं। और अगर एक तरह से देखा जाए तो ये नव दक्षिणपंथी सिद्धांत जो है अर्थव्यवस्था में सरकार का जो निर्माता की स्थिति होती है इसे वह बदलना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था पर नियंत्रण की जो स्थिति होती है सरकार की, इससे वे बदलना चाहते हैं। यह नव दक्षिणपंथी विचारधारा निजीकरण की बात करती है कि निजीकरण को बढ़ावा दिया जाए, मुद्रास्फीति को कम करने पर बल देता है, टैक्स कम लगाया जाए, लोक सेवा में सुधार किया जाए, कोई भी संस्थात्मक चीज़ें हैं तो उसमें सुधार किया जाए, विधायिका के क्षेत्र में सुधार किया जाए और इन सब क्षेत्रों में सरकार की भूमिका को सीमित किया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम ऐसा करते हैं तो नौकरशाही में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ेगी, नौकरशाही निश्चिंतता से नहीं जिएगी, वह लालफिताशाही में नहीं रहेगी। और औद्योगिक संस्थाओं में मुनाफा वाले समूह के प्रभाव को कम करना, सार्वजनिक खर्च में विधायी तौर पर एक उच्च स्तरीय सीमांकन कर देना ताकि कुल राष्ट्रीय उत्पादन के अनुपात में जो है वृद्धि हो सके। और यह नव दक्षिणपंथी विचारधारा व्यक्तिगत अधिकार को, इसके चयन को हमेशा वरीयता देता है। नव दक्षिणपंथी विचार बाजार में आर्थिक समृद्धि का द्योतक बनना चाहता है और इस तरह यह रोजगार में सृजनता लाता है, अधिकतम लोगों को कुछ न कुछ रोजगार मुहैया कराने की बात करते हैं। लोक चयन दृष्टिकोण, पब्लिक चॉइस अप्रोच। यहाँ पर ये समझ लें कि लोक चयन दृष्टिकोण आर्थिक उपागम से संबंधित है और चयन यानी चुनाव विकल्प से संबंधित है। और लोक चयन दृष्टिकोण के समर्थक का यह मानना है कि लोक सेवा में जो गिरावट आ रही है या इसकी पूरी जिम्मेवारी नौकरशाह की है, नौकरशाही विरोधी विचारधारा ही है, इसके लिए नौकरशाही को ये जिम्मेदार ठहराते हैं। और यह इनकी मूल मान्यता यह है कि कोई भी हो, चाहे वह प्रबंधन हो या ग्राहक हो, दोनों चाहते हैं कि हमें बेहतर विकल्प मिले, हमें उपयुक्त चीज़ मिले। दोनों संपूर्णता चाहते हैं, शुद्ध लाभ चाहते हैं, संतुष्टि चाहते हैं। और
जब राज्य आधारित व्यवस्था इस तरह की बातें नहीं कर पाती है तो यहाँ पर इनके समर्थक, लोकचयन दृष्टिकोण के समर्थक यह कहते हैं कि इसको राज्य से फ्री करो। यहाँ पर जो सवाल उठाया जाता है कि विल्सनियन की राजनीति, जब उन्होंने राजनीति विज्ञान से लोक प्रशासन को एक अलग नज़रिए से देखना स्टार्ट किया, क्या वह मूर्त रूप ले सका? प्रशासन का विभाजन कर दिया गया, इसे राजनीतिक कार्यपालिका से अलग करके देखा जाता है, प्रशासन की एक अलग दुनिया है। लेकिन क्या ये सार्थक परिणाम देने में समर्थ हुए? वहीं जो नौकरशाही की जो बात वेबर ने कही है उस पर भी ये सवाल उठाते हैं। हर्बर्ट साइमन ने जो निर्णय निर्माण का सिद्धांत दिया उस पर ये सवाल उठाते हैं। और अगर कुल मिलाकर कहा जाए तो लोक चयन दृष्टिकोण यह मांग करती है कि प्रशासन की भूमिका कम हो, प्रशासन की भूमिका कम से कम किया जाए, राजनीतिज्ञों की दखलंदाजी को कम किया जाए, न्यूनतम की ओर चला जाए, किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं रहे और सरकारी संस्थाओं की क्रिया को कंट्रोल में किया जाए, इसे वो नियंत्रित नहीं रहने दिया जाए। और जो लोक चयन दृष्टिकोण को मानने वाले हैं यह सरकारी संस्थाओं को संदेह की दृष्टि से देखते हैं, सरकार की केंद्रीकृत भूमिका पर सवाल उठाते हैं, विकेंद्रीकरण की डिमांड करते हैं, विकेंद्रीकरण किया जाए। जो फैसले सरकार एकाधिकार के रूप में लेते हैं, सरकारी अधिकारी जो एकाधिकार समझते हैं किसी फैसले लेने के संदर्भ में, इसे समाप्त करने की बात करते हैं, नौकरशाही के प्रभाव को खत्म करने की बात करते हैं। और यदि ऐसा होता है तो विकेंद्रीकृत लोकतांत्रिक प्रशासन व्यवस्था में प्रतियोगिता को बढ़ावा मिलता है और यह लोक चयन की महत्वपूर्ण संस्थात्मक एक पहल के रूप में देखी जाती है। एक विद्वान हुए ब्यूकॉनन और ट्यूलॉक, उनका कहना था कि विकेंद्रीकरण यदि हम करते हैं सरकारी संस्थाओं में तो इससे प्रतियोगिता का अवसर बढ़ता है और यदि ऐसा होता है तो व्यक्तिगत तौर पर लोक चयन को बढ़ावा मिलता है। और यह भी समझने वाली बात है कि लोक चयन दृष्टिकोण मानता है कि ये अगर हम ऐसा करते हैं तो सरकारी प्रक्रिया जो होती है यह नए सिरे से विकसित होगा, नए ढंग से प्रशासनिक ढांचे का निर्माण होगा, बाजार में एक प्रतियोगिता होगी और वह कुशलता की अवधारणा पर आधारित होगी। और इससे जहां लोक चयन को बढ़ावा मिलेगा वहीं सरकारी प्रक्रिया का भी पुनर्आविष्कार जैसा होगा और उसे मजबूती मिलेगी। बाजार एक नए रूप में लोगों को दिखेगा और इसका लाभ अधिकतम लोगों को मिलेगा। किसी तरह की बाबूशाही, लाल फीताशाही वाली बात इसमें नहीं होगी। लोकतांत्रिक वातावरण में लोग ज़्यादा अधिकार से रह सकेंगे, आर्थिक उदारीकरण ज़्यादा दिखेगा, इसका सार्थक प्रभाव दिखेगा। संपत्ति पर अधिकार का सिद्धांत देखें, प्रॉपर्टी राइट्स थ्योरी। तो संपत्ति का अधिकार का सिद्धांत यह एक नया दृष्टिकोण है और जिसमें कि परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को इंसेंटिव दिया जाए। लोग यदि अच्छा काम करें, अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं तो उसके आधार पर उसको अतिरिक्त प्रोत्साहन दिया जाए। ऐसी बातें की गई है और ऐसी बातें निजी क्षेत्र में दी जाती थी और अब ये मांग सार्वजनिक क्षेत्र में भी किया जाने लगा कि यहाँ भी ऐसी बातें होनी चाहिए। ऐसा इसलिए कि कोई वस्तु है तो उस पर सिर्फ मालिक का ही पूरा नियंत्रण नहीं होना चाहिए, कि उसमें और भी लोग हो सकते हैं जिनका कि उस इनकम पर अधिकार है, जैसे मैनेजर, कर्मचारी, उनके भी मेहनत से आय की होती है, अतः उसका भी हक होता है, अधिकार होना चाहिए। निष्पादन के आधार पर प्रोत्साहन दिया जाता है तो उसी तरह सार्वजनिक क्षेत्र में भी दिया जाना चाहिए। और यह सिद्धांत बताता है कि संपत्ति पर अधिकार तटस्थ नहीं हो सकता है। इस व्यवस्था में परिवर्तन कर्मचारियों के निष्पादन और व्यवहार पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। एक विद्वान हुए डनसायर, उन्होंने कहा कि मुख्य निजी क्षेत्र की संस्थाओं में जहां लाभ पर अधिकार साफ तौर पर बताया गया है और इससे भी परिणाम बेहतर आ सकते हैं जहां अब तक ये दिखता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में अधिकार अनिश्चित है। निजीकरण जो कि निजी मालिकाना हक के पक्ष में ही संपत्ति पर अधिकार के बदलाव इंगित करता है, इसलिए यहाँ पर पदोन्नति और कुशलता के लिए यह आवश्यक एवं लाभप्रद माना जाता है। प्रधान एजेंट सिद्धांत, प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी। यह सिद्धांत आर्थिक उपागम से संबंधित है और मानता है कि संपत्ति के अधिकार में जब बदलाव होती है तो उद्योग के मालिक और प्रबंधन दोनों के बीच में जो संबंध होता है उसमें भी चेंजिंग आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है और निजीकरण के समर्थक
इस प्रधान एजेंट सिद्धांत को सहायक मानते हैं। दरअसल प्रिंसिपल एजेंट थ्योरी प्रधान एजेंट सिद्धांत का आशय है कि एक मालिक होते हैं और दूसरा प्रबंध एजेंट। मालिक प्रधान होते हैं, प्रिंसिपल होते हैं, वहीं प्रबंध एजेंट के रूप में होते हैं, और दोनों के लक्ष्य प्रधान के और एजेंट के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। और प्रधान चाहता है कि एजेंट लक्ष्य को पाने की दिशा में काम करे। हालांकि प्रधान एजेंट के काम और व्यवहार के संदर्भ में कोई जानकारी नहीं रखता है, लेकिन वह सिर्फ इतना ही चाहता है कि एजेंट लक्ष्य से अपना लक्ष्य को पूरा करे। आर्थिक जगत के साथ साथ यह एक तरह से सामाजिक जीवन के संबंध को यह सिद्धांत दर्शाता है, प्रधान एजेंट सिद्धांत। क्योंकि एजेंट प्रधान जो लक्ष्य तय करते हैं, जो उद्देश्य करते हैं, उसकी पूर्ति के लिए हमेशा कार्यरत रहते हैं। उसमें उसको सहमत होना पड़ता है, और उसके बदले में जो प्रधान होते हैं वे आपसी सहमति पर आधारित उसके लिए वेतन की व्यवस्था करते हैं, उसके लिए इंसेंटिव की व्यवस्था करते हैं, और किसी भी तरह के अनुबंध की रूपरेखा प्रधान ही तैयार करते हैं, उसी की उसमें चलती है। चाहे इसके लिए नौकरी के लिए किसी भी विशेष ज्ञान की, दक्षता की, विशेषज्ञता की, जिस भी तरह की क्षमता तय की जाए, तो यह प्रधान ही तय करते हैं। और एजेंट और प्रधान में एक तरह से अनुबंध हो जाता है, और एजेंट हमेशा ऐसे फैसला चाहता है कि जो कि प्रधान को प्रभावित करे, वह प्रधान द्वारा जो लक्ष्य तय किए रहते हैं वह अधिकतम स्तर पर वह पूर्ति की जा सके, ऐसा एजेंट चाहते हैं।